एस.सी. वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 15. The block of mass m1 shown in figure is fastened to the spring and block of mass m2 is placed against it. तो ए, बी और सी पार्ट करने हैं. तो पहले ए पार्ट क्या है? फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इस 15 न्यूमेरिकल में ये सिस्टम इस तरह से दी हुई है. मतलब ये जो प्लेन है मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. अब इस हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पे जो स्प्रिंग होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है और इसके दूसरे एंड को एक ब्लॉक जिसका मास होगा m1 इस फास्टन. यहाँ पे m1 को यहाँ पे कनेक्ट किया है और इस m1 के अगेंस्ट मतलब इस पर यहाँ पे एक m2 मास को यहाँ पे रख दिया है. तो ये डेफिनेटली यहाँ पे आके यहाँ पे चिपक के रहेगा. अब हमें कहा है कि एट इक्विलिब्रियम कंप्रेशन फाइंड करो. तो ये जैसे कि ये फोर्स है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसके कारण जो कंप्रेशन होगा वो फाइंड करना है ए पार्ट में. अब ये कितने फोर्स से उसे कंप्रेस करेगा ये देखना पड़ेगा. ये दोनों का डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स होगा mg. इस डायरेक्शन में होता है mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में होता है mg sin थीटा. और ये m कितना है? m1 प्लस m2 इतना मास है. इसका g sin थीटा इतने फोर्स से ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा. इतने फोर्स से तो स्प्रिंग में भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा और स्प्रिंग भी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी. और स्प्रिंग फोर्स कितना अप्लाई करती है? ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स kx. और एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि दो फोर्सेस इक्वल हो गए. यहाँ पे बाकी भी फोर्सेस है जैसे कि ए mg cos थीटा होगा. ये नॉर्मल रिएक्शन होगी लेकिन कंप्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो यही डायरेक्शन वाले फोर्सेस को हम कंसीडर करेंगे. तो एट इक्विलिब्रियम जो भी फोर्सेस है वो सब एक दूसरे को बैलेंस हो रहे. तो कौन कौन से फोर्सेस है? तो इस डायरेक्शन में इस प्लेन के लाइन में kx इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू ये वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ए है m1 प्लस m2 g sin थीटा. हमें कंप्रेशन फाइंड करना है मतलब x कंप्रेशन होता है. तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है m1 प्लस m2 g sin थीटा डिवाइडेड बाय एक के यहाँ पे डिवाइड होगा. तो इतना होगा कंप्रेशन. इतना होगा कंप्रेशन. ये होगा पार्ट ए का आंसर. बी पार्ट में हमें कहा है द ब्लॉक्स आर पुश्ड अ फर्दर डिस्टेंस 2 into m1 प्लस m2 g sin थीटा डिवाइडेड बाय k अगेंस्ट द स्प्रिंग एंड रिलीज्ड. फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक्स सेपरेट. तो बी पार्ट में क्या किया है कि ये जो ब्लॉक्स हमने यहाँ पे रखे थे अब इसके कारण सपोज इसकी कुछ इनिशियली कुछ नेचुरल लेंथ होगी यहाँ तक. अब ये ब्लॉक रखने के बाद ये कंप्रेशन जो पार्ट ए में डिस्कस किया कंप्रेशन हो रहा है तो इसके कारण ये इसकी ऑलरेडी कंप्रेशन है. मतलब स्प्रिंग पहले ए एंड सपोज यहाँ पे था तो इस कंप्रेशन के कारण वो यहाँ पे आ गया. मतलब इतना कंप्रेशन हो गया है. इसे लेट से एक्स नॉट जो हमने ए पार्ट में उसकी वैल्यू फाइंड की थी इतनी. अब क्वेश्चन में दिया है कि फर्दर उसे कंप्रेस किया है कितना. तो जो भी वैल्यू हमने फाइंड की थी उसे 2 से मल्टीप्लाई किया. मतलब जो भी एक्स नॉट फाइंड किया था उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना और डिस्टेंस उसने कंप्रेस किया है. मतलब ये और यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगी. इस तरह से स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है कंप्लीटली. अब स्प्रिंग कंप्रेस किया है हमने ये ज़्यादा इतना लोड लगा के कंप्रेस किया. अब उसे छोड़ देंगे. जैसे छोड़ दे अब कंप्रेस की तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ था. जैसे उसे रिलीज करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स निकाल दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वो इस डायरेक्शन में मूव होगी. जैसे मूव होगी अब मूव हो रही तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि वेयर टू ब्लॉक सेपरेट. वो दोनों ब्लॉक सेपरेट कब हो गए. तो हमें समझ में आ रहा है कि जैसे स्प्रिंग इस डायरेक्शन में आ रही तो वो इलांगेट हो रही है. अब ये इलांगेट होते 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 जो हमने कंप्रेस की है वो इलांगेट होकर नेचुरल लेंथ तक आ जाएगी. मतलब ये यहाँ तक आ जाएगी. इसकी जो नेचुरल लेंथ है वहाँ तक आ जाएगी. उसके बाद भी वो स्प्रिंग ऑसिलेट होती है तो इसके बाद भी वो आगे चली जाएगी. लेकिन जैसे इसके आगे चली जाएगी तो इक्विलिब्रियम के आगे जा रही तो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इक्विलिब्रियम की तरफ उस पर रिस्टोरिंग फोर्स फिर से एक्ट होगा. तो जैसे इक्विलिब्रियम में मतलब ये नेचुरल लेंथ पे आ गई क्रॉस किया तो स्प्रिंग पर अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ. तो ये ब्लॉक भी उसे कनेक्टेड है तो ये ब्लॉक पर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा. लेकिन ये ब्लॉक तो यहाँ पे फ्री है तो ये ब्लॉक ऐसे ही आगे चलेगा. मतलब
जिस पोजीशन पर इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये पोजीशन जहाँ पे आएगी वहाँ पे दो ब्लॉक सेपरेट हो गए। और ये पोजीशन कहाँ पे आ रही है, तो ये पोजीशन आ रही है एट नेचुरल लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग। तो मतलब स्प्रिंग में जब कोई कंप्रेशन नहीं होगा या इलोंगेशन नहीं होगा, वो पोजीशन होगी कि जहाँ पे टू ब्लॉक सेपरेट। इस तरह से एक कंप्रेशन फिर कितना भी करो, ये आंसर आना चाहिए। लेकिन फिर भी उसे हम मैथमेटिकली यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये आंसर करेक्ट है या नहीं। ये हमने लॉजिकली डिस्कस कर दिया, लेकिन मैथमेटिकली भी उसे चेक करते हैं। तो ये सेपरेट हो रहे, मतलब दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो आनी चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमें एफबीडी निकालनी पड़ेगी। तो एफबीडी निकालते हैं दोनों ब्लॉक की। तो पहले एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ M1। इस M1 की एफबीडी निकाल देते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ पे M1 ब्लॉक है, इस पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, तो ये mg cos थीटा, इसके हमें सिर्फ प्लेन के अलॉन्ग लेना है। तो इस डायरेक्शन में होगा m1 g sin थीटा, और ये स्प्रिंग इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही kx m1 पर, और ये जो m2 है, ये m2 भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, m2 भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। मतलब ये दोनों के बीच में ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देगा, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो m1 पर इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन होगी n। तो इज इक्वल टू, इससे इक्वेशन लिखते हैं। तो इस पर रिजल्ट में फोर्स कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन में m1 g sin थीटा, इसी डायरेक्शन में लगने वाला दूसरा फोर्स है n, और अपोजिट डायरेक्शन में मतलब माइनस kx इज इक्वल टू, मतलब m1 ब्लॉक का है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसलिए लिखते हैं इक्वेशन 1। लेकिन हमने कहा है कि एट जहाँ पे दोनों सेपरेट हो रहे, व्हेन दे सेपरेट, यहाँ पे बट नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगी व्हेन दे सेपरेट आउट। तो n इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो ये इक्वेशन बनेगा m1 g sin थीटा माइनस kx इज इक्वल टू m1a। इसे लिखते हैं 2 इक्वेशन नंबर। अब इसी तरह से एफबीडी बनाते हैं m2 की, एफबीडी ऑफ m2 ब्लॉक। अभी m2 ब्लॉक, जैसे कि ये प्लेन है, यहाँ पे m2 ब्लॉक है, और इस पर लगने वाले फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा m2 g sin थीटा। और ये जो m1 और m2 है, ये यहाँ पे जो आ रहा है, तो m1 भी इसे अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आएगी। अब ये तो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं, इसलिए एक kx यहाँ पे इस पर नहीं लगेगा, तो इतना ही फोर्स लगेगा। और इसका एक्सेलरेशन, तो ये नेट फोर्स कितना है, तो ये m2 g sin थीटा या n माइनस जी साइन थीटा, m2 g sin थीटा माइनस n इज इक्वल टू m2a। अब इसे n माइनस ए करते हैं, तो भी सिर्फ इसमें से ए माइनस करो, इसमें से ए माइनस करो, सिर्फ साइन का चेंज होगा, प्लस या माइनस आएगा। बड़े में से छोटे में से बड़ा माइनस हुआ तो सिर्फ माइनस साइन आएगा, और इसका मतलब ये होता है कि हमने जो एक्सेलरेशन लिया वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इतना ही, ये इसमें से ए माइनस करो, इसमें से ए माइनस करो। अब यहाँ पे भी फिर से ये जब सेपरेट होने वाले, तो यहाँ पे n नहीं होगा, तो ये इक्वेशन क्या रहेगा, m2g sin थीटा इज इक्वल टू m2a। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन इतना आ रहा है। तो इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम 2 ये दोनों को हम अगर कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ पे m1 g sin थीटा माइनस kx इज इक्वल टू m1a, ए की वैल्यू g sin थीटा। अब ये m1 g sin थीटा इस साइड में लेते हैं और kx को इस साइड में भेज देते हैं, तो ये kx इज इक्वल टू इसे इस साइड में ले लिया, तो क्या आएगा 0, मतलब k कांस्टेंट यहाँ पे डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ पे x की वैल्यू 0, मतलब कंप्रेशन या इलोंगेशन यहाँ पे 0 आ रहा है, जो हमने लॉजिकली भी डिस्कस किया था, तो वही वैल्यू आ रही थी। मतलब ये थ्योरेटिकली और ये मैथमेटिकली दोनों आंसर मैच हो रहे हैं। अब सी पार्ट में हमें कहा कि व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ ब्लॉक्स एट द टाइम ऑफ सेपरेशन।
तो जैसे हमने ए पहले रखा था ए पार्ट में, तो वो कंप्रेशन हुआ था कुछ एक्स नॉट, फिर वो बी पार्ट में हमें कहा है कि और वो कंप्रेशन करेंगे हम 2 टाइम्स, मतलब वो जितना भी टोटल कंप्रेशन होगा, ये कंप्रेशन जो भी टोटल होगा, लेट से एक्स नॉट, ये एक्स लिखते हैं अभी सी पार्ट के लिए, ये जो टोटल कंप्रेशन होगा एक्स, इसके कारण ये यहाँ पे कंप्रेस हो गई है। अब इसे रिलीज करने वाले, जैसे रिलीज करेंगे ये ऊपर ऊपर आ जाएगी। और बी पार्ट में हमने देखा कि नेचुरल लेंथ तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में आ रहे हैं, और इसकी जो नेचुरल लेंथ होगी वहां पे दोनों ब्लॉक सेपरेट हो गए। तो सेपरेट होने के बाद उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, लेकिन उसके पहले दोनों भी कॉमन स्पीड से मूव हो गए। तो दोनों की कॉमन स्पीड कितनी होगी ये हमें कहा है एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, जब वो सेपरेट हो गए तब दोनों की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो जैसे यहाँ पे हमने तो वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पे जैसे डिस्कस किया, यहाँ पे कंप्रेस किया, मतलब इस स्प्रिंग में इलास्टिक एनर्जी आ गई है, और वेलोसिटी फाइंड करें मतलब वो जैसे छोड़ दिया वो मूव हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ रही है, और उस काइनेटिक एनर्जी से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। मतलब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना है, तो यहाँ पे यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या कि टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर जो होती है, तो टोटल एनर्जी दूसरे पॉइंट पर भी वही होती है। मतलब जैसे कि इस ब्लॉक को हमने कंप्रेस किया था, सपोज ये ब्लॉक को कंप्रेस करके यहाँ पे लाके रखा, ये M1 M2 यहाँ पे लाके रखा, अब इसे रिलीज करेंगे तो ये नेचुरल लेंथ तक आएगी, मतलब सपोज ये यहाँ पे आ गई है, तो इस पोजीशन को नाम देते A और इस पोजीशन को नाम देते B। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वही पे टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी, सिर्फ उनके फॉर्म्स अलग अलग हो गए। तो ये टोटल एनर्जी एट ए, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कौन कौन सी होती है, तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए जी लिखते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इलास्टिक एसएचएम में स्प्रिंग है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो इसके लिए स्मॉल ई लिखते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होती है, सब ये ए पोजीशन के लिए इज इक्वल टू वही सब एनर्जीज एट बी पोजीशन के लिए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये काइनेटिक एनर्जी एट बी, दोनों इक्वल रहेगी, सिर्फ दोनों की इसकी वैल्यूज अलग अलग रहेगी, टोटल तो दोनों की सेम रहेगी। तो एट ए पर कौन कौन सी एनर्जी रहेगी, तो हम अगर ये इससे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, इसे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो यहाँ पे हाइट नहीं है, यहाँ तक कि हमने लाया है, तो यहाँ पे हाइट नहीं है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh। यहाँ से हाइट मेजर करना स्टार्ट किया, मतलब ये यहीं पे है, मतलब हाइट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं आएगी। प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होती है 1/2 kx², 1/2 kx², मतलब जो भी कंप्रेशन होगा वो कंप्रेशन टोटल kx², प्लस काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे कंप्रेस करके रखी हुई है, रिलीज नहीं की है अभी तक, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी नहीं होगी, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रहेगी एट ए इज इक्वल टू, अब जैसे छोड़ देंगे तो नेचुरल लेंथ तक वो हाइट बढ़ रही है, यहाँ तक आ रही है, सपोज ये यहाँ तक आ रही है, तो ये यहाँ तक जो हाइट है ये h, सपोज है हाइट रेज हो रही है, मतलब है mgh। अब m कितना है, टोटल m है m1 प्लस m2 g, और ये टोटल h mgh प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम नेचुरल लेंथ पर ले रहे हैं, तो नेचुरल लेंथ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि कंप्रेशन भी नहीं है, इलोंगेशन भी नहीं है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी नेचुरल लेंथ पर, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी m1 m2 v²। तो ये आ रहा है, अब यहाँ पे थ्रूआउट ये तो कुछ नहीं है, तो 2 से थ्रूआउट मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा kx², सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m1 प्लस m2 gh इज इक्वल टू, और ये प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे m1 प्लस m2 v²। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, और ये x जो है हमने ऐसे x इतना कंप्रेशन हुआ ऐसा कहा, लेकिन x की एक्चुअल वैल्यू हमने पार्ट ए और पार्ट बी में देखी है, तो x कितना हमने कंप्रेस किया है तो वो वैल्यू पुट करते, तो एक k
और x की वैल्यू है 3, क्योंकि पहले से ऑलरेडी x नॉट यहाँ पे इक्विलिब्रियम में पहले से ये पार्ट में देखा कि x नॉट यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंप्रेस हुआ है, और फिर एक्स्ट्रा 2 इंटू वो कंप्रेशन इतना बी पार्ट में मैं देखा है, मतलब टोटल कंप्रेशन कितना हुआ है, तो 3x नॉट 3x, तो ए 3 इंटू m1 प्लस m2 और g डिवाइडेड बाय k, इतना कंप्रेशन है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए 2m1 प्लस m2 gh प्लस m1 प्लस m2 v स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर आएगा k स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आएगा k स्क्वायर, तो एक k और एक k यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब है 9, ए m1 प्लस m2 स्क्वायर g स्क्वायर साइन थीटा इसका भी स्क्वायर और ये डिवाइड बाय k। अब इसे इस साइड में लेते तो ये होगा -2m1 प्लस m2 g, और ये h की वैल्यू कितनी है, हमने कहा कि ये h हाइट रेज हो रहा है लेकिन h की एक्चुअल वैल्यू है होगी, तो जैसे कि ये यहाँ पे इतना डिस्प्लेस हुआ है, ये लेंथ जो हमने x कहा, अब मतलब ये x ये लेंथ और ये एंगल थीटा है, तो ये हाइट रेज हो गई, तो इस ट्रिग्नोमेट्री से पता चल रहा है कि h अपोजिट साइड, तो h साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है h अपॉन x, मतलब h की वैल्यू क्या होगी, x साइन थीटा, तो h की वैल्यू क्या है, x साइन थीटा, और ये x मतलब यहाँ पे जो x था इसकी वैल्यू हमने क्या पुट की है, ये पुट की है, तो ये वैल्यू x साइन थीटा, तो x की वैल्यू पुट करते, ये x की वैल्यू क्या आएगी 3 ये m1 प्लस m2 g साइन थीटा, ये हुआ डिवाइड बाय k, डिवाइड बाय k मतलब ये x की वैल्यू पुट किया और इंटू साइन थीटा प्लस m1 प्लस m2 v स्क्वायर। अब यहाँ पे सभी टर्म में m1 m2 है, ये यहाँ पे ये यहाँ का m1 तो और ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक एक गायब होगा, और यहाँ पे कितना रहा 9, अब लिख देते ये 9, यहाँ पे एक बचा हुआ है m1 प्लस m2 g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय k, ये -2 m1 प्लस m2 और ये g स्क्वायर, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए वाला k, और इज इक्वल टू यहाँ पे एक्चुअली इसे इस साइड में ले लिया, तो ये इज इक्वल टू रहा v स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म यहाँ से ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म सेम ही है, तो माइनस कर सकते हैं, 3 इंटू 2 एक्चुअली 6, तो 9 में से 6 चला गया तो रहेगा 3, तो ये आएगा 3 m1 प्लस m2 ये g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू ये आएगा अंडर रूट में, ये आएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट के बाहर g साइन थीटा को ले सकते हैं, तो इसे v इज इक्वल टू फाइनल आंसर लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ये अंडर रूट में रहेगा 3m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय k, ये अंडर रूट में रहेगा और ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा कितना g साइन थीटा, तो इस तरह से ये वेलोसिटी होगी कॉमन वेलोसिटी of the blocks at the time of separation।